नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर आप इसे सुन रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अंजना बसेड़ा, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। हमने पिछले अध्याय में जो बात की थी वो ये की थी कि सोशल मीडिया किस तरीके से किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। आज हम उसी से आगे उसका दूसरा भाग, इसके जो सकारात्मक प्रभाव तो हमने पहले सुन लिए थे, अब हम डिस्कस करते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव पर। जो आज का जो तकनीकी युग है, जहां सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वही नकारात्मक प्रभाव भी कहीं ना कहीं हमें गलत राह की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिनको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो है समय की बर्बादी। ये मानिए कि जो किशोर हैं उनके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि लत लगना, वो पढ़ना लिखना छोड़कर घंटों घंटों जो है सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। फिर चाहे वो उसके कारण टीचर्स की पनिशमेंट को झेलें या फिर चाहे माता पिता की डांट फटकार को, उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो केवल उनको एक लत सी लग गई है। तो कह सकते हैं कि घंटों घंटों ये जो है सोशल मीडिया में लगने के कारण वो कहीं ना कहीं अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जो समय उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, उस समय पर वो उस समय को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात कहें तो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जो सोशल मीडिया जहां कारगर सिद्ध हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं इसको जो है ये नकारात्मकता की ओर भी लेके जा रहा है। साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं किशोर। एक दूसरे को ट्रोल करना, अपमानजनक संदेश मिलना, अफवाह तथा अनेक प्रकार की ऑनलाइन उत्पीड़न जो बालकों को मानसिक तनाव की ओर लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं एक एक ये कह सकते हैं कि मानसिक तनाव की ओर धकेल रहा है। कई मामलों में तो ये भी देखने को मिल रहा है कि आत्महत्या तक का कारण बन जा रहा है, जो आए दिन सुनने तथा देखने को मिलता है। वो भी हमें सोशल मीडिया के द्वारा ही मिल रहा है कि किस तरीके से प्रेशर में आके, किस तरीके से तनाव में आके बालक जो है गलत गलत राह पर चल पड़ रहा है या गलत कदम उठा रहा है। इवन ये तक हो रहा है कि वो अपनी जान को भी दांव पर लगा रहा है। कहीं ना कहीं ये इसका नकारात्मक प्रभाव ही है। आगे बात करते हैं कि बालकों में जो सोशल मीडिया में लगे रहने का जो लत है, या कह सकते हैं एक तरीके से मतलब वो सोशल मीडिया के शिकार होते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या है, इतना लंबा समय वो सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहे हैं कि उनको देर रात तक सोशल मीडिया में लगे रहना अच्छा लगता है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी नींद में कमी आ रही है। जो सोने के घंटे तो फिक्स है ना, कि आपको रात हो गई है 9 बजे, एटलीस्ट 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। नहीं, वो क्या कर रहा है, रात के 2-2 3-3 बजे तक सोशल मीडिया में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, वो नींद के घंटे उसके कम हो रहे हैं। और दूसरी चीज, जो उसकी जो स्क्रीन है, जो मोबाइल की जो स्क्रीन है, वो जो उससे निकलने वाली जो ब्लू लाइट है, जो नींद को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। यानी कि आप मोबाइल अगर बंद भी कर देते हैं तो उसके बाद भी कुछ समय तक आपको नींद नहीं आती है। ये उसका नकारात्मक प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं कम नींद के कारण क्या हो रहा है, उसकी स्मरण शक्ति, उसका ध्यान, उसका मूड, सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसको वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन से भी वो दूर होता चला जा रहा है। आज डिजिटल की दुनिया में अधिक समय बिताने के कारण वो क्या कर रहा है, आमने सामने की बातचीत तो मानो खत्म ही हो रही है, जिससे हमारे संबंधों में दूरी व जो लगाव है उसमें कमी आ रही है। दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और लगाव में कमी आती चली जा रही है। पारिवारिक संबंध में भी दूरियां आ गई हैं, क्योंकि किशोर क्या कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है। अब वो घंटों घंटों तक जो है सोशल मीडिया में लगा हुआ है। वो केवल वही नहीं लगा है, उसके साथ साथ जितने भी, या उसका भाई है या बहन है या माँ है या पिताजी है, तो कहीं ना कहीं सब सोशल मीडिया में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि एक दूसरे के लिए
आमने सामने बैठकर बात करने का समय भी नहीं निकाल पा रहे। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, किशोर को जो है कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो रहा है। तो ये बहुत सारे इसके जो है जहां इसके सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है सोशल मीडिया, वहीं इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये नकारात्मक प्रभाव तो दे रहा है, हम पे, बालक पे छोड़ रहा है। तो अब हम कुछ ना कुछ इसका समाधान भी हो सकता है। तो इस समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमने इसके सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचना है, तो सबसे पहले हमने डिजिटल साक्षरता के प्रति हमें जागरूकता होनी चाहिए। हमें अगर हम में डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता होगी तो क्या करेंगे, स्कूल व परिवार में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब घर में हैं, तो उनको जो है डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता उनके ऊपर अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं किस तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके समाधान जहां एक ओर इसके दुष्प्रभाव है, वहीं दूसरी ओर हम इसके समाधानों की या सुझावों की ओर कि किस तरीके से इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है, हम अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जो स्कूल है, वो परिवार है, उनमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया का सही उपयोग तथा सीमित उपयोग किया जा सकता है। ये नहीं कि घंटों तक सोशल मीडिया में लगे। बच्चे को उसी समय सोशल मीडिया का प्रयोग करने को दीजिए जिस समय पर वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसको ये भी देखना चाहिए कि वो देख क्या रहा है। ठीक है। दूसरी चीज कि साइबर बुलिंग की पहचान और उसका रिपोर्टिंग पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि किस तरह, अगर कोई साइबर बुलिंग किसी के द्वारा हो रही है तो उसकी कैसे पहचान की जाए और उसकी रिपोर्ट कहां पर की जाए, इसका भी प्रशिक्षण बालक को दिया जाना चाहिए। समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन की समझ विकसित होनी चाहिए। किशोरों को प्रतिदिन सोशल मीडिया के प्रयोग के लिए समय सीमा तय कर देनी चाहिए, 1 या 2 घंटा। इससे ज्यादा उसके लिए वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, वो गलत चीजों की ओर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी समय सीमा तय कर देंगे तो अपने आप ही वो उस समय सीमा में केवल वही चीजें सर्च करेगा, वही चीजें देखेगा जो चीजें उसके लिए, उसके कैरियर के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज बात करें तो डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि पूरे सप्ताह में एक दिन मान के चलिए ये योजना होनी चाहिए। जो डिजिटल डिटॉक्स की जो योजना है वो प्रयोग में लाई जानी चाहिए। यानी कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप जो है सोशल मीडिया से दूर रहे। या अगर मान के चलिए इसको जो है आप कहते हैं महीने में अगर आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां क्या होना चाहिए कि महीने में कम से कम 4 से 5 दिन ऐसे होने चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित कर लीजिए कि महीने में 4 सप्ताह होते हैं तो हम कितने दिन उसको सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं बालक को। तो ये योजना डिजिटल डिटॉक्स नाम की जो योजना चली है, ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर सिद्ध होगी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। पारिवारिक भूमिका की आवश्यकता, परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो जो है बालक को किस तरीके से इसके होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। जैसे माता पिता को चाहिए कि बच्चों को ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखें कि वो ऑनलाइन आखिर देख क्या रहा है और क्या सुन रहा है। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जैसे उसको कुछ समय के लिए अगर उसको सोशल मीडिया के लिए यूज करने के लिए आपने मोबाइल दे दिया तो उसके बाद उसके साथ बैठकर डिस्कस भी किया जाना चाहिए कि ये चीज जो आपने देखी वो क्या थी, क्या सुनी और उसके क्या फायदे हैं, हमें भी बताओ। तो एक मित्रतापूर्ण तरीके से बच्चे के साथ ये व्यवहार बनाना। माता पिता स्वयं भी सकारात्मक डिजिटल की आदतों को उदाहरण के रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि बच्चा तो माता पिता को फॉलो करता है। अगर माँ घंटों घंटों जो है या पिताजी घंटों घंटों जो है सोशल मीडिया में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए, माता पिता को भी चाहिए
कि वो उसके सामने एग्जाम्पल क्रिएट करे। शिक्षकों व परामर्शदाताओं की अहम भूमिका होती है कि किस तरीके से सोशल मीडिया को वो अपने जीवन में विकास के लिए यूज करे, उसकी प्रोग्रेस के लिए यूज करे। तो उसमें शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय में वो मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए कि किस तरीके से वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार से जो है सोशल मीडिया का जो नकारात्मक प्रभाव है वो हावी हो सकता है, तो आप उससे कैसे बचें। इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। परामर्शदाताओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि समय समय पर वो सोशल मीडिया से होने वाले जो नकारात्मक प्रभाव हैं उस पर छात्रों को परामर्श दे सके। सरकार को चाहिए कि नीति व कानून की व्यवस्था करे। सरकार ने जो इस दिशा में किशोरों की सुरक्षा के लिए कठोर साइबर कानून लागू करने चाहिए और साथ ही साथ सोशल मीडिया कंपनियों को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो जो है इस भूमिका का निर्वहन करे कि जो हानिकारक जो सामग्री है उस पर रोक लगाई जाए। और साथ ही साथ चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्कूल हो, वहां पर परिवार के द्वारा भी स्कूल के द्वारा भी दोनों के द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है कि इन सब चीजों के चलते वो किस तरीके से सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से दूर रखा जा सके बच्चे को। तो उसके लिए सकारात्मक विकल्पों का चयन किया जाना चाहिए। बच्चे के लिए खेल कूद हो गया, पेंटिंग हो गया, पठन पाठन हो गया, आउटडोर गतिविधियां हो गई। तो इन सारी गतिविधियों को जो है बच्चे के सामने रखा जाना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक वो इन चीजों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित। ये केवल जिम्मा विद्यालय का या घर का नहीं है, ये जिम्मा दोनों को उठाना पड़ेगा। वास्तविक जीवन में मित्रता व सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आपने सोशल मीडिया में तो बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए, बहुत सारे संबंध बना लिए, लेकिन क्या आप वास्तविक जीवन में उस तरीके के संबंध बनाने योग्य हो? तो वो सीख भी किसको देनी है? परिवार व विद्यालय दोनों ने मिलकर। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें होंगी तो अपने आप बच्चा सोशल मीडिया को उतना ही प्रयोग करेगा जितना उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आधुनिक युग का एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो किशोरों के लिए अवसर व चुनौती दोनों का माध्यम है। यदि इसका संतुलित व सकारात्मक उपयोग किया जाए तो यह शिक्षा, आत्मव्यक्ति और सामाजिक जुड़ाव का सशक्त माध्यम बन सकता है। लेकिन अगर इसका उपयोग अनियंत्रित व अंधाधुंध किया जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव कह सकते हैं एक तरीके से। तो गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, जिससे इसके दुष्प्रभाव से जो है बहुत गंभीर से गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। गंभीर से गंभीर समस्या कहने का मतलब आप इस दलदल में फंसते ही चले जाते हैं और जिसका परिणाम कहें या दुष्परिणाम कहें, आत्महत्या तक बालक जो है पहुंच जा रहा है। इसलिए समाज, परिवार, स्कूल व स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिजिटल दुनिया को साधन बनाए, बाधा नहीं। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूकता, अनुशासन और सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद।